सर यस सर। कल तो सब हो गया था, तो क्वेश्चन शीट करना है मैक्सिमम से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आयशा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग शम, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सर तो खुश रहिए। ये प्रीपोजिशन की शीट ही बची है करने के लिए। शुरू किया जाए फिर क्वेश्चन शीट। क्योंकि हमने इसको देर में भेजा था आज, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? मैं देर से भेजा था, तो जो है क्या आप लोग चाहेंगे कि एक बार खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद इसको क्लास में डिस्कस किया जाए? यस सर। यस सर। तो इसको ठीक है, तो इसको फिर हम आज नहीं कराते हैं, ठीक है? ओके, आज नहीं कराते हैं इसको। मैसेज है ना, नहीं कराते। नहीं पैसेज है, लेकिन क्या करेंगे, पैसेज तो तुरंत खत्म हो जाएगा। कोई टॉपिक हम देखते हैं, पैसेज लेंगे आज, पैसेज करवाएंगे, ठीक है? कोई एक टॉपिक देखते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना था? फ्रेजल वर्ब पढ़ना था ना? हाँ, मैं देखता हूँ फ्रेजल वर्ब का पीडीएफ अगर इसमें हो तो मैं भेज देता हूँ। कल जो है सब लोग प्रीपोजिशन के जो हमने शीट भेजे हैं एग्जाम क्वेश्चन के, वो कल करके रखिएगा आप लोग, ठीक है? ओके, यस ओके। मिस्टर मनोज हैं, मनोज जी हैं? यस सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा नहीं मनोज, आप नहीं, वो क्या बोलते हैं, अखिलेश। अखिलेश सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल वो सज्जन जो क्लास किए थे उसका कोई रिएक्शन फीडबैक वगैरह दिए? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड, अच्छा आप हैं क्या? हाँ जी सर। ओके, सदानंद जी ना, मिस्टर सदानंद, ओके ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक, देखिए मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भेज रहा हूँ, ठीक है? ये फ्रेजल वर्ब का पीडीएफ है, और ये जो है आप लोग इसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा कल, ठीक है? आज हम इसके बेसिक्स को बता देते हैं, ठीक है? ओके, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। पीडीएफ तैयार हो रहा है, असल में 15-16 पेज का है ना, थोड़ा सा टाइम लेगा। रेडी हो रहा है, हो गया सर, हो गया। इसकी प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है? जिनके पास पहले से है, जो उनको लेने की जरूरत नहीं है। जिनके पास नहीं है, या बहुत से लोग ऐसे भी हो गए पहले से पता नहीं कहाँ रखे हैं, वो भी निकाल लीजिएगा। सुनिए, मिल गया ना? हाँ ठीक है, सुनिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोग ये ध्यान रखिए, कल प्रीपोजिशन ही हम लोग डील करेंगे, ठीक है? आज फ्रेजल वर्ब का बेसिक ले करके आपको उसके बाद हम तीनों पैसेज आज का जो पेंडिंग है वो करवा देंगे, ठीक है? देखिए, तो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। न्यू टॉपिक है, क्या है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होता क्या है, ठीक है? अब देखिए कैसे जो आपको किताबों में पढ़ते, जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन सर ब्लर है क्या? मतलब हमें को लग रहा है। ओके, स्क्रीन ब्लर आ रही क्या? विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है क्या? थोड़ा ये सर एकदम क्लियर है। मेरे यहाँ तो नेटवर्क इशू है, इस वजह से ब्लर है, अब पता नहीं। क्लियर है सर, हमें तो क्लियर दिख रहा है। सर हमको भी क्लियर है।
तेजू जी, आप एक बार क्विट करके रिज्वाइन करिए। ओके सर। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, परेशान मत होइए, ये थोड़ा सा समझाने वाला टॉपिक है, शुरुआत में ही 2-4 मिनट की बात है, ये समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हो गया? जी सर। ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? दो चीजें, एक वर्ड होता है, एक टर्मिनोलॉजी है फ्रेजल वर्ब, और एक है वर्ब फ्रेज। तो पहले हम वर्ब फ्रेज को ले लेते हैं। ठीक है, वर्ब फ्रेज क्या है? देखिए, अगर हम ये कहें एग्जाम्पल लेके बात करें, ही teaches he teaches grammar। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वर्ड है और अकेला एक मतलब वर्ब है, और एज ए वर्ब ये अकेला एक सिंगल वर्ड है, जिसको हम सिंपली वर्ब कह देंगे। पर अगर हम ये कहें कि he has taught us, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हैज को हटा लें तो मेन वर्ब तो टॉट ही है ना, असली कार्य को ही बताया टॉट है, लेकिन टॉट अकेले टीच टॉट अकेले भाव दे पाएगा क्या? क्योंकि तो V3 है नहीं, और अकेले अगर हम टॉट को हटा करके अकेले अगर हैज रखें तो ही हैज अस, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो जब पूरा वर्ब को हम देख रहे हैं तो बात जो है क्या है, पढ़ाने की चल रही है। तो पढ़ाना एक कार्य है, तो कार्य को दर्शाने के लिए वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ जो वर्ब आएगा इस चीज को ध्यान से देखिए, क्या हैज अपना अलग भाव दे रहा है, टॉट अपना अलग भाव दे रहा है, कि हैज और टॉट ये दोनों वर्ब मिल करके एक साथ एक कार्य को बोध करा रहे हैं। आया ना? क्लियर है? या यूं कहने कि आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है और ये क्या है, मेन वर्ब हो गया है। तो दो अलग अलग वर्ड एज अ वर्ब, ये दोनों वर्ड एज अ वर्ब मिल करके एक एक्शन को बता रहे हैं, अर्थात एक वर्ब जितना भाव देता, एक वर्ब जो है एक कार्य को दर्शाता है, यहाँ पे दो वर्ब मिल करके एक कार्य को दर्शा रहे हैं। ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो यहाँ पे सिंगल वर्ड का वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, पर ये सेंटेंस में जो वर्ब है ये एक से अधिक शब्दों का बना है, यानी कि दो शब्दों का ये समूह है। इट इज अ ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स एंड बोथ द वर्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ वर्ब। और आपको पता ही है कि जब एक से अधिक शब्दों का समूह होता है सेंटेंस में, whenever there is a group of more than one words, it is called a phrase, and this phrase is made up of a verb, hence this is called a verb phrase. Any doubt? No doubt, sir. No, sir. जब सेंटेंस में वर्ब एक से अधिक शब्दों का बना होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ब फ्रेज। यही अगर इन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रेजल वर्ब को ही और वर्ब फ्रेज को ही वो फ्रेजल वर्ब या फ्रेजल वर्ब को वर्ब फ्रेज समझ लेते हैं। ये बात तो वर्ब फ्रेज बहुत आसान है, कोई दिक्कत। व्हेन, मैं एक नोट यहाँ पे करा दे रहा हूँ। When more than one verb convey a meaning
वन एक्शन, क्या मैंने बोला? व्हेन मोर देन वन वर्ब, जब एक से अधिक वर्ब कन्वे अ मीनिंग ऑफ वन एक्शन, एक ही कार्य का, या आपको पता है स्टेट बीइंग, क्योंकि वर्ब स्टेट बीइंग भी बता सकता है, या फिर पोजीशन। एक मिनट टीचर, ठीक है, पोजीशन। अब ठीक है, यस सर। ओके। When more than one word convey a meaning of one action, state being या position, ठीक है, they together, सेमीकोलन पर, they together एक साथ, together is called a verb phrase. इतनी बात समझ में आई? वर्ब फ्रेज क्या होता है, ये बात एकदम क्लियर हो गई सबको? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। आप देख फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब जनरली कैसे बनता है? फ्रेजल वर्ब जो कंपोज होता है वो होता है, उसमें रहेगा एक वर्ब, और वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन होता है जनरली, या नहीं तो एडवर्ब होता है, या कई बार प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है। तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडवर्ब एक साथ, ठीक है, ये एक साथ क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब। ऐसा आपको किताबों में मिलेगा, ठीक है, फ्रेजल वर्ब। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दिया है तो वो फ्रेजल वर्ब है या नहीं? आई क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। जैसे he called in, he called, रुके थोड़ा सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए। जैसे he called at 9 PM. He called at 9 PM. इसका क्या भाव समझ में आ रहा है आप लोगों को? जल्दी बताइए। किसी को इतनी अंग्रेजी नहीं आती कि he called at 9 PM का क्या मीनिंग है? 9 बजे बुलाया। 9 बजे बुलाया या रिंग किया? रिंग किया सर, रिंग किया। चलिए इसको और इजी बताते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो ठीक है, बुलाने के भाव सही पकड़े, कोई दिक्कत नहीं। He called at 9, बुलाने के भाव भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही आप गलत नहीं लेना, ठीक है। अब अगर टेक्निकली इसको देखें तो कॉल्ड एक वर्ब है कि नहीं, और एट अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, तो वर्ब और प्रीपोजिशन एक साथ है कि नहीं? तो हमें ऐसा लग सकता है कि दिस इज अ फ्रेजल वर्ब ना, जबकि ये नहीं है, दिस इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब। हाँ, ये अपने आप में वर्ब है और ये अपने आप में प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया है, बट दिस इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब। तो हम कब इसको फ्रेजल वर्ब कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं I called in my family doctor, ठीक है।
at midnight. अब यहाँ पे कॉल्ड एक वर्ब है, इन एक प्रीपोजिशन है। इस सेंटेंस के भाव को देखिए, जो लोग अगर फ्रेजल वर्ब पहले से पढ़े या पहले जानते हैं तो वो समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर हिंदी के अनुसार आप निकालें तो क्या भाव देगा? आई कॉल्ड इन माई फैमिली डॉक्टर एट मिडनाइट। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को अंदर बुलाया मिडनाइट पे। तो मिडनाइट पे अंदर बुलाया होगा या उसकी सेवा लेने के लिए उसको बुलाया होगा? सेवा लेने। यहाँ अंदर बुलाने का भाव दे रहा है क्या? नो सर अंदर बुलाने का भाव नहीं। इन जो है मे का भाव देता है और कॉल्ड जो है बुलाने का भाव देता है। लेकिन यहाँ मे बुलाने का भाव दे रहा है क्या? नहीं। पर यहाँ पे आप देखिए, कॉल्ड बुलाने, ऊपर वाले सेंटेंस में कॉल्ड बुलाने का भाव देता है और एट जो है एग्जैक्ट टाइम के लिए आता है ना। तो यहाँ प्रीपोजिशन जो है एग्जैक्ट टाइम के लिए है, पर यहाँ पे इन जो है जिस बेसिक सेंस में आप इन प्रीपोजिशन को यूज करते हैं वह बेसिक सेंस यहाँ पे दे नहीं रहा है, अंदर बुलाने का भाव नहीं दे रहा है। क्लियर है? तो होता ये है कि जब कोई वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए तो दो पॉसिबिलिटी है कि वर्ब अपना अलग, वर्ब का जो मूल भाव है, जो बेसिक सेंस है, वर्ब अपना बेसिक सेंस अलग से दे देगा, और इन जो है मतलब जो प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन का जो अपना बेसिक सेंस है वो अलग से आएगा। दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये हो जाएगा कि वर्ब अपना जो मूल भाव है, जो बेसिक सेंस है वो दे दे, और प्रीपोजिशन का जो मूल भाव है, जो प्रीपोजिशन का बेसिक सेंस है, अपना बेसिक सेंस ही देगा। जैसे यहाँ पे दे रहा है, बुलाने का भाव दे रहे, पर का भाव दे रहे 9 बजे, ठीक 9 बजे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि वर्ब और प्रीपोजिशन अगर अगल बगल आए हैं तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो प्रीपोजिशन है वो अपना मूल भाव ना दे, वर्ब भी अपना मूल भाव ना दे, बल्कि ये दोनों वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एक साथ मिल करके अपना मूल भाव ना दे करके, मूल भाव बेसिक सेंस ना दे करके, दोनों एक साथ मिल करके बेसिक सेंस से हट के कुछ अलग भाव दे, तब उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अदरवाइज भले ही वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, इन दोनों को हमेशा हम फ्रेजल वर्ब नहीं कहेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आगे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब के आगे ब्रैकेट में इक्वल टू का साइन लगाएंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। फ्रेजल वर्ब व्हेन दे डू नॉट कन्वे their basic meaning. ऑलराइट, तो हमेशा हम इसको कहीं पे भी अगर प्रीपोजिशन के बाद, सॉरी, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब आ गया है तो उसको हम तुरंत जो है फ्रेजल वर्ब नहीं कहते। हम देखेंगे कि वर्ब और प्रीपोजिशन अगर अगल बगल आए हैं तो क्या ये वर्ब अपना बेसिक सेंस दे रहा है और क्या ये प्रीपोजिशन अपना बेसिक सेंस दे रहा है। अगर ये दोनों ही अपना अपना बेसिक सेंस दे रहे हैं, इसको वर्ब कंसीडर करेंगे, इसको प्रीपोजिशन ही कंसीडर करेंगे। लेकिन जब वर्ब अपना बेसिक सेंस ना दे और प्रीपोजिशन अपना बेसिक सेंस ना दे, बल्कि वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों एक साथ मिल करके अपने मूल भाव से हट करके कुछ अलग ही भाव दे, डिफरेंट भाव दे, तब उसको हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर यहाँ पे जो इन है प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है? प्रीपोजिशन है भैया। ओके सर, ठीक है। ओके, क्योंकि आप वो देखे है ना कि जब आप यूज करते हैं इसको कॉल्ड इन, कॉल्ड एट, तो वहां पे वो प्रीपोजिशन लेता है, एडवर्ब नहीं लेता है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो आप लोगों ने दो डिफरेंस देखा क्या, कि एक होता है फ्रेजल वर्ब, एक होता है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है? बोले वो रहेगा वर्ब ही, ठीक है, लेकिन एक से अधिक शब्दों का अगर वर्ब है, ठीक है, तो उसको वर्ब फ्रेज कहेंगे। तो फ्रेजल वर्ब क्या है? बोले वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब, या हो सकता है वर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, एडवर्ब हो, दोनों आ जाए। ये कई बार हो सकता है कि दो एडवर्ब या दो प्रीपोजिशन आ जाते हैं, ठीक है।
ओके। लेकिन उस केस में ध्यान देने की बात होगी कि वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब आए, ये दोनों मिल करके अपना बेसिक सेंस ना दे करके बेसिक सेंस से हट के कुछ अलग ही भाव देंगे, तब उसको हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे। अदरवाइज उसको फ्रेजल वर्ब ना कह करके, ठीक है, उस सिचुएशन में इसको वर्ब ही कहेंगे, इसको प्रीपोजिशन ही कहेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। बहुत कॉन्फिडेंट रिस्पांस नहीं आ रहा है क्लास से। क्लियर है सर। एवरीवन। यस तेजू सर, जी क्लियर। आप हैं? तेजू जी आप हैं? जी सर, मैं हूँ। कुछ इंटरनेट का इश्यू था, इसलिए क्लास में कुछ दिक्कत हुई मेरी। अभी कैसा है? अब सही है सर, अभी तुरंत सही हुआ सर। हाँ, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, साफ साफ दिख रहा हो। हम टॉपिक 2 मिनट में हो जाएगा। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो अब फ्रेजल वर्ब से ही मिलता जुलता साउंड करने वाला एक एक्सप्रेशन है वर्ब फ्रेज। तो जो लोग इन चीजों के डिफरेंस को नहीं समझते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि वर्ब फ्रेज अगर लिखा है तो उसी को कई बार वो फ्रेजल वर्ब समझ लेते हैं, जबकि फ्रेजल वर्ब अलग चीज है और वर्ब फ्रेज अलग चीज है। वर्ब फ्रेज क्या होता है? जैसे आप लोगों ने नाउन फ्रेज पढ़ा है, प्रीपोजिशन फ्रेज पढ़ा है, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा है, एडवर्ब फ्रेज पढ़ा है, उसी तरह वर्ब फ्रेज होता है। तो फ्रेज क्या होता है? बोले कहीं भी एक से अधिक शब्दों का समूह हो तो उसे फ्रेज कहेंगे। और कोई फ्रेज नाउन से बना है तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव से बना है तो एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, एडवर्ब से बना है तो एडवर्ब फ्रेज, या वर्ब से बना है तो वर्ब फ्रेज। तो कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में एक ही वर्ब अपना एक्शन भी बता देता है, नंबर भी बता देता है, टेंस भी बता देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में एक कार्य को दर्शाने के लिए एक से अधिक वर्ब का हम यूज करते हैं, जिसमें कि एक मेन वर्ब होता है और एक या एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है he has taught us, तो यहाँ पे has taught 2 वर्ड है, वर्ब के रूप में 2 वर्ड है, लेकिन ये दोनों वर्ब मिला करके 2 अलग अलग कार्य को दर्शा रहे हैं कि एक ही कार्य को दर्शा रहे हैं? एक ही कार्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 2 वर्ब है या एक वर्ब है? एक वर्ब है। क्या? एक वर्ब है, पर वो वर्ब क्या है? वर्ब फ्रेज है। तो इसको हम वर्ब ना कह के क्या कह देंगे? वर्ब फ्रेज कह देंगे। एनी डाउट? नो डाउट सर। नो सर। और फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं कि प्रायः फ्रेजल वर्ब जो होता है एक वर्ब होगा, नाम ही फ्रेजल वर्ब, वर्ब इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज, लेकिन वो भाव अपना अलग देगा, ठीक है। तो वर्ब होगा और उसके बाद प्रीपोजिशन लगा रहेगा या एडवर्ब लगा रहेगा। तो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा रहेगा, ठीक है। या बहुत रेयर केसेस में वर्ब के बाद प्रीपोजिशन भी आ जाएगा, एडवर्ब भी आ जाएगा, हो सकता है 2 प्रीपोजिशन आ जाए, 2 एडवर्ब आ जाए, रेयर केस में, ठीक है। लेकिन जनरली वर्ब के बाद या तो प्रीपोजिशन रहेगा या एडवर्ब रहेगा, ठीक है। तो होता यह है कि किताबों में भी आप लोग पढ़ेंगे तो ऐसा ही मिल जाता है, पर होता यह है कि वर्ब के बाद कहीं प्रीपोजिशन आ गया तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हमेशा फ्रेजल वर्ब नहीं कहलाएगा, ठीक है। जब वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आए तो वहां 2 पॉसिबिलिटी, क्या कि वर्ब का जो मूल भाव है, वर्ब अपना मूल भाव, अपना बेसिक सेंस दे देगा। प्रीपोजिशन का जो मूल भाव है, प्रीपोजिशन अपना बेसिक सेंस दे देगा। तो जब वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आए और वर्ब भी और प्रीपोजिशन भी दोनों ही अपना अपना बेसिक सेंस देंगे, तब इसको हम फ्रेजल वर्ब ना कह करके इसको प्योरली वर्ब कहेंगे, इसको प्योरली प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखा है, he called at 9 PM, इसका क्या भाव है तेजू? उसने 9 बजे बुलाया, 9 बजे रिंग किया, ये भाव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल्ड जो है रिंग करने बुलाने का भाव दे रहा है और एट एज अ प्योर प्रीपोजिशन का भाव दे रहा है। तो यहाँ पे भले ही वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया है, पर इन दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन को हम फ्रेजल वर्ब नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब अपना मूल भाव दे रहा है, एट प्रीपोजिशन भी अपना मूल भाव दे रहा है। तो जब दोनों ही अपना बेसिक सेंस दे रहे हैं तो इसको हम प्योर वर्ब कहेंगे, इसको प्योर प्रीपोजिशन कहेंगे, फ्रेजल वर्ब नहीं है क्रॉस पर। ये बात समझ में आ गई? देखिए, ओके सर। ठीक है। देखिए, जब हमने कहा आई कॉल्ड इन माई फैमिली डॉक्टर एट मिडनाइट, तो क्या ये भाव ऐसा, जैसे जनरली हम लोग हिंदी भाषी लोग ये तो लेते हैं कि इन का मतलब में होता है, तो उसने फैमिली डॉक्टर को मिडनाइट में अंदर बुलाया। अंदर कहाँ बुलाया? कोई सेंस ही नहीं आ रहा है। तो एक, ठीक है, तो ये क्या होता है, जब आप फ्रेजल पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे कॉल्ड इन जो है एक साथ आया है और कॉल्ड के बाद इन आया है, पर इन यहाँ पे मे का भाव नहीं दे रहा है। कुल मिला के इन प्रीपोजिशन जो होता है, जिस बेसिक सेंस के साथ हम यूज करते हैं, वो बेसिक सेंस यहाँ पे दे ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कॉल्ड भी जो है
बुलाने का भाव नहीं दे रहा है, और इन भी यहाँ मे का भाव नहीं दे रहा है। यानी कि यहाँ भी वर्ब और प्रीपोजिशन आया है, पर ना तो वर्ब अपना बेसिक सेंस दे रहा है, ना ही प्रीपोजिशन अपना बेसिक सेंस दे रहा है, बल्कि ये दोनों एक साथ मिल करके अपने मूल भाव से हट करके कुछ अलग ही भाव दे रहे हैं। ठीक है, तो जब तो जब वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आए और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दोनों एक साथ मिल करके अपने मूल भाव से हट के कुछ अलग भाव देंगे, तब उसको हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे। और कॉल इन का मतलब होता है किसी को सेवा के लिए बुलाना, किसी को उसकी सेवा लेने के लिए बुलाना। ठीक है, टू कॉल समवन टू अवेल हिज सर्विसेज। ओके तेजू जी, क्लियर है? तो पर किताबों में जब आप लोग इसको पढ़ते हैं तो बस ऐसे देता है कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आए तो उसको फ्रेजल वर्ब कह देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब लिख दिया, आगे ब्रैकेट में लिख दिया ब्लैक में, व्हेन दे डू नॉट दे कौन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब। ठीक है, व्हेन दे डू नॉट कन्वे देयर बेसिक मीनिंग, जब वो अपना बेसिक मीनिंग नहीं दे करके कुछ अलग मीनिंग देंगे तभी उसे फ्रेजल वर्ब कहेंगे। पूरी क्लास को ये बात क्लियर है? जी सर, अपना बेसिक मीनिंग नहीं देंगे कुछ और होंगे। एक सेकंड, कोई कुछ बोल रहा था, कौन? मनोज जी बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? एक बार फिर से बोलिए। हेलो, ओके, तो ये मान के चलो कि एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, क्योंकि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन एक लग जाता है, तो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगेगा तो दो पॉसिबिलिटी है कि प्रीपोजिशन अपना मूल भाव देगा तो प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करेंगे, लेकिन अगर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ गया तो वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों एक साथ मिल करके कुछ अलग भाव देंगे, तो अलग भाव देंगे तो प्रीपोजिशन अपना मूल भाव नहीं देता है। तो बच्चों को जब एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक भरने को आता है तो ऑप्शन में जैसे देखते हैं टू, एट, ऑन, तो उनको लगता है प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, जबकि वो क्वेश्चन प्रीपोजिशन का भी हो सकता है या फ्रेजल वर्ब का भी हो सकता है। ठीक है, आइए एक हम एग्जांपल लेकर के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जैसे हम कॉल का लेते हैं, मैं यहाँ पे हेडिंग डालूं फ्रेजल वर्ब। जरा भी नेटवर्क वगैरह का दिक्कत हो, कॉपी ऊपर नीचे करने हो तो होता है। कॉल चूंकि फ्रेजल वर्ब से ही बनता है, तो हम वर्ब का जो है बेसिक फॉर्म लेते हैं, यानी V1 फॉर्म लेते हैं। पर चूंकि V1 फॉर्म जो फाइनाइट वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग या वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग आप उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अगर हम कहें कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल at, call upon, call for, call up, call in, on, at, upon, for, up, call off। और भी किसी को याद आ रहा है कॉल से फ्रेजल हो तो बताइए, फटाफट लिख दो। खैर छोड़िए। ओके, तो अगर आप इसको सही ढंग से देखें तो अगर कहीं फिल इन द ब्लैंक आपको करके दिया हो और कॉल वर्ब लगा हो और कॉल वर्ब के आगे फिल इन द ब्लैंक लगा हो, ठीक है, और आपको चार ऑप्शन ही दे दे, इन, ऑन, एट, अपॉन, तो जो बच्चे फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़े हैं उनको तो लगेगा ना कि इन, ऑन, एट, अपॉन ऑप्शन दिया है, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं तो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि वो एक्चुअली क्वेश्चन किसका होगा, फ्रेजल वर्ब का। तो वर्ब तो सेम रहेगा, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बदलते ही फ्रेजल वर्ब बदल जाएगा, और फ्रेजल वर्ब जो है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे ना तो वर्ब अपना बेसिक सेंस देता है ना ही प्रीपोजिशन अपना बेसिक सेंस देता है, बल्कि दोनों एक साथ मिल करके कुछ अलग ही सेंस देते हैं। तो बिल्कुल इडियम की तरह है कि अगर अलग ही सेंस देते हैं तो जब तक आप उसको पढ़े नहीं है, याद नहीं किए, यूज नहीं किए हैं, तब तक आप उसको नहीं पाएंगे। बात समझ में? तो इस पे आपको रिवीजन टफ नहीं है, बहुत इजी है, रटना भी नहीं है, बार बार आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना होगा।
ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। पुराने लोग मुझे हेल्प करेंगे। कॉल इन का मतलब क्या होता है? सेवा के लिए, हेल्प के लिए बुलाना सर। हाँ, तो हिंदी में यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में, किसी व्यक्ति को उसकी सेवा लेने के लिए बुलाना। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसकी सेवा लेने के लिए बुलाना। ठीक है, टू कॉल someone to avail his services. ठीक है, एग्जाम्पल भी हम बाद में लिख देंगे। सर थोड़ा सा on कट रहा है। थोड़ा सा कट रहा है। अच्छा, अभी ठीक है? सर अब सही। ओके, अब सही है। ठीक है, कॉल, अब देखिए कॉल ऑन, इस बात को समझिए। ऑन का मतलब पर होता है, कॉल का मतलब बुलाना होता है। तो कॉल ऑन जो है यह लगभग हमेशा फ्रेजल वर्ब की तरह ही यूज होता है, जहाँ पे कॉल ना तो बुलाने का भाव देगा, ऑन ना तो पर का भाव देगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आप लोग इकट्ठे एक ही साथ सब लोग बोल देते हैं, समझ में नहीं आता है। किसी से मिलना, किसी से मिलना, विजिट अ पर्सन। किसी से, हाँ, टू विजिट अ पर्सन। किसी व्यक्ति से मिलने को हम क्या कहते हैं? कॉल ऑन कहते हैं। ठीक है, और कॉल एट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। किसी प्लेस पर जाना, प्लेस पे मिलने के लिए। विजिट अ प्लेस, किसी प्लेस को विजिट करना। ठीक है, कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है? टू इनवाइट समवन ऑन स्टेज, किसी को स्टेज पे आमंत्रित करना। ठीक है, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? सर डिमांड, टू डिमांड। डिमांड, किसी चीज का डिमांड करेंगे तो समथिंग लिख दे रहा हूँ। STH का मतलब समथिंग शॉर्ट में। ठीक है, कॉल अप का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो आपने याद करी थी, कोई चीज जो आपने याद करी थी वो दिमाग से उतर रहा है। तो कई बार होता है दिमाग पे जोर देके, अरे यार क्या नंबर था, क्या नाम था, जोर देके, दिमाग पे जोर देके उसको पुनः याद करना। इसका मतलब होता है टू रिकॉल, टू RECALL, रिकॉल। ये एक दूसरा इसी का फ्रेजल वर्ड होता है, टू रिकॉलेक्ट। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करिए। सर डिमांड के बाद क्या लिखना है? STH। STH का मतलब समथिंग शॉर्ट में है। ठीक है, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल या टू पोस्टपोन। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। अब इसका मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है, जैसे ये the resident छोटा छोटा लिख रहा हूँ, दिक्कत होगी तो बताइए, मैं फोटो भेज दूंगा। The residents called in electrician ELECTRICIN होगा, टी नहीं होगा। The residents called in the electrician, ठीक है, to resume, P से पावर सप्लाई लिख दे रहा हूं। ठीक है, E फॉर पावर। तो यहाँ पे क्या है? कॉल्ड इन का मतलब रेजिडेंट जो निवासी थे मोहल्ले के या कॉलोनी के, उन्होंने
इलेक्ट्रीशियन को अंदर नहीं बुलाया, बोले उसकी सेवा लेने के बोला कि तुम्हारा जो काम है आके कर जाओ, कोई दिक्कत? ओके। अभी एक बात सुनो, अगर हम ये लिखें द PM प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट अब वैसे तो जैसे हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो एक एक शब्दों का अलग अलग भाव निकालते हैं। तो कॉल्ड का मतलब बुलाया, ऑन का मतलब पर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है राष्ट्रपति पर बुलाया। अगर पूरा नहीं समझ में तो ऐसा लगे कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बुला लिया। क्या ये संभव है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुला सकते हैं? नहीं, उल्टा बल्कि राष्ट्रपति बुला सकते हैं प्रधानमंत्री को, है कि नहीं? तो ये एक्चुअल क्या भाव दे रहा है? बोले द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द प्रेसिडेंट, तो यहाँ विजिट का भाव दे रहा है। एनी डाउट? ठीक है। अब जैसे इसका है कॉल्ड एट, ठीक है, ड्यूरिंग वकेशन वी कॉल्ड एट प्रेम मंदिर, ठीक है। तो ड्यूरिंग वकेशन वी कॉल्ड एट प्रेम मंदिर का क्या मतलब है? कि हम प्रेम मंदिर पर बुलाएं या प्रेम मंदिर विजिट किए? विजिट की। ठीक है। तो आप जब कहीं विजिट करते हैं तो दो पर्पस होता है, या तो आप किसी व्यक्ति के यहाँ विजिट कर रहे हैं या किसी के घर पे, किसी के मकान पे, किसी मोन्यूमेंट पे, किसी तीर्थ स्थान पे आप विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यक्ति के यहाँ विजिट करेंगे फॉर पर्सन कॉल्ड ऑन आएगा, लेकिन किसी जगह को विजिट करेंगे तो कॉल एट आएगा। एनी डाउट एवरीवन? नो डाउट। कॉल अपॉन, ठीक है। द चीफ गेस्ट was called upon to felicitate the winners, ठीक है। तो कॉल अपॉन का क्या मतलब है? बोले जो चीफ गेस्ट वाज कॉल्ड अपॉन, को बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? स्टेज पे। तो यहाँ बुलाने का मतलब नहीं बल्कि इनवाइट करने का मतलब है। बुलाना अलग चीज हो जाता है, इनवाइट करना अलग चीज होता है, ठीक है ना? ठीक है। कॉल फॉर का मतलब डिमांड है, ठीक है। जैसे the agitating students called for early एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ क्या भाव दे रहा है? कॉल फॉर कि जो एजिटेटिंग स्टूडेंट थे, एजिटेटिंग को क्या कहेंगे? प्रदर्शन करने वाले जो छात्र थे। हाँ ठीक है, ओके। तो जो प्रदर्शन करने वाले छात्र थे उन्होंने जल्द एग्जाम कराने की क्या करी? मांग करी। यहाँ पे सॉरी कॉल्ड होना चाहिए था, इसको सही कर लिया, कॉल्ड होना चाहिए था, पास में जा रहा। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। I could not ring her
number as I couldn't call up in time. क्या क्या आई कुड नॉट रिंग हर नंबर, मैं उसका नंबर रिंग नहीं कर पाया एज बिकॉज का सेंस दे रहा है, क्योंकि आई कुड नॉट कॉल अप इन टाइम, क्योंकि मैं समय से उसका नंबर याद नहीं कर पाया, दिमाग में याद तो था, भूल गया था उस समय, मौके पे नहीं याद कर पाया। कोई दिक्कत? कॉल ऑफ, ठीक है। The neat aspirants called for calling off। आया, रुको जस्ट अ मिनट। Okay. The NEET aspirants called for calling off the NEET result. NEET result, RESULTS, ये समझ में आया? The NEET aspirants called for मतलब जो NEET aspirant थे, they demanded for what? Demanded for calling off the NEET result. Calling off मतलब for cancelling या postponing the NEET result। तो यहाँ पे ये भी फ्रेजल वर्ब है, ये भी फ्रेजल वर्ब है। कोई दिक्कत? बोलो भाई। यस सर। नो सर। चलो, तो ये आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो है फ्रेजल वर्ब का क्या मामला है। फ्रेजल वर्ब में जो पूरा रोल है वो एक्चुअली है प्रीपोजिशन का। इतनी बात समझ में आई? और ये आपको याद करना पड़ेगा, बार बार इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? हेलो, क्योंकि अगर आप फ्रेजल वर्ब पूरा सही ढंग से नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको लगेगा दरअसल कि वो मामला किसका है, प्रीपोजिशन का, ठीक है? ओके। यस सर। एक दो क्वेश्चन देख रहा हूँ, 2 मिनट वेट कर लीजिए। जो शीट हमने आपको भेजा है उसको प्लीज आप लोग जो है प्रिंट आउट करा लीजिएगा, ओके? तो उससे जो है कल हम लोग देखेंगे। अभी कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है उस तरह का। 2 मिनट रुकिए। हेलो सर जी, बताइए। सर इसमें हिंदी मीनिंग जो है, हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है अखिलेश।
सर मैं ये कह रहा हूँ, पीडीएफ में जो हिंदी मीनिंग दी है सर, वो किस तरह से लिखा है? हाँ, क्या पीडीएफ में हिंदी मीनिंग बताइए। सर वो कंप्यूटर एरर लग रहा है कुछ। नहीं, कंप्यूटर एरर नहीं, वो जैसे कंप्यूटर में हिंदी का अलग से सॉफ्टवेयर रहता है ना, वो जब आप उसके यहाँ लेके जाएंगे तो वो निकाल देगा, ठीक है। तो उसके में हिंदी का भी सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में नहीं होगा आपके, तो मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए हिंदी का उसमें नहीं दिख रहा होगा। ये बात समझ में आई? हेलो, सर जब साइबर वाले के पास जाएंगे, ठीक है, तो उसके में जो है होगा हिंदी का, तो वो कर देगा। मेरे भी लैपटॉप में हिंदी का नहीं था वो वाला, हाँ कोई होता है, वो लोग अपना लेके चलते हैं, ठीक है, तो मिल जाएगा। देखिए अभी हमने आपको एक शीट भेजा है एग्जाम क्वेश्चन का, ठीक है, सारे एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम के नाम नहीं लिखे हैं इस पे। इसका भी प्रिंट आउट आप लोग ले लीजिएगा और उसी के साथ अटैच कर लीजिएगा, ताकि बाद में ये ना रहे, ठीक है, ओके। अब देखिए मैं बस इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक। जैसे मैं पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। ये पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, आई डोंट थिंक आई कैन, आई डोंट थिंक, इसका क्या मतलब है? मैं नहीं सोचता, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे समझ से ऐसा नहीं है, ठीक है। आई डोंट थिंक आई कैन, आगे इन्होंने डैश कर दिया, विथ हिम एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर का मतलब और ज्यादा या और आगे, ठीक है। अब जिस तरह से आंसर यहाँ पे दिया है, पुट ऑन है, पुट ऑफ है, पुट अप है, पुट आउट है, ठीक है। तो देखिए सब में वर्ब पुट ही है, उसके साथ क्या बदल गया? सिर्फ प्रीपोजिशन बदल गया है, यानी कि साफ साफ लग रहा है कि वर्ब सेम है, प्रीपोजिशन बदला, यानी कि मामला फ्रेजल वर्ब का है कि नहीं? ठीक है। तो जो लोग ये पढ़े होंगे, अभी पढ़े तो नहीं है आप लोग, जैसे यहाँ पे विथ लगा है ना, तो एक फ्रेजल वर्ब होता है पुट अप विथ, पुट अप विथ, और चूंकि विथ यहाँ पे आगे लगा ही है, तो बीच में आपको सिर्फ डाल देना है पुट अप, पुट अप। तो ये एक साथ ये फ्रेजल वर्ब होता है पुट अप विथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये अब भी प्रीपोजिशन है, विथ भी प्रीपोजिशन, दो प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? किसी को बर्दाश्त करना, किसी को टॉलरेट करना, अपने आप में एंड्योर करना, ठीक है। तो भाव भी दे रहा है, आई डोंट थिंक आई कैन, मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे ज्यादा समय तक बर्दाश्त कर पाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। अब मैं जैसे देखिए ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड दिस थिंग्स केम, इसे कुछ भेजा क्या? ओके, हाउ डिड, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाउ डिड these things come, that, ठीक है। अब इसको आप देखें तो पहला ऑप्शन है अबाउट, जो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, इनटू प्रीपोजिशन ही होता है जनरली, ठीक है। एट प्रीपोजिशन होता है जनरली। ये क्या डाउन है, स्पेलिंग गलत हो गई है, डाउन, DOWN, ठीक है। तो ये नहीं लग रहा है कि सारा मामला प्रीपोजिशन का चल रहा है, लेकिन अब आगे ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा, हम क्या करें? प्रीपोजिशन होगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जो लोग अगर फ्रेजल वर्ब पढ़े वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़े उनको लगेगा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ब कम, तो एक कम अबाउट भी होता है, कम इनटू भी होता है, आप लोग पढ़े हैं। कम एट भी होता है, कम डाउन भी होता है। कम डाउन का मतलब किसी चीज का कम करना या नीचे आना, ठीक है, ओके। कम एट किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आना, ठीक है। कम इनटू किसी एनक्लोज्ड एरिया में आना, और कम अबाउट का मतलब होता है कम अबाउट। तो बताएगा कम अबाउट का मतलब? एकदम देर के तरफ, मतलब तैयार है कि एग्जाम पेपर मिल जाए हम दबोच लें। कम अबाउट का मतलब है होता है घटित होना, ठीक है।
to happen। अब मीनिंग भी इसका देख लीजिए। अब बात ये तो हो गई कि आपने फ्रेजल वर्ब पढ़ा है कि कम अबाउट भी फ्रेजल वर्ब होता है, कम इन नहीं, कम इन तो नहीं होगा, कम डाउन भी फ्रेजल वर्ब होता है। लेकिन आप किसको लगाएंगे, अबाउट को लगाएंगे, इन को लगाएंगे? बोले ये तो डिपेंड करता है कि अगर हमको कम अबाउट का मीनिंग भी पता हो कि क्या होता है और कम डाउन का मीनिंग भी पता हो कि क्या होता है। कम डाउन का मतलब कम होना या नीचे उतरना या घटना, ठीक है। कम अबाउट का मतलब घटित होना, किसी घटना का घटित होना। अब किसको हम लगाएं? बोले हमको पूरा का पूरा सेंटेंस का भाव समझना पड़ेगा। ये सेंटेंस भाव क्या दे रहा है? किसी चीज के कम करने का भाव दे रहा है, किसी चीज के कम होने का भाव दे रहा है, किसी चीज के नीचे उतरने का भाव रहा है, या कोई घटना घटित होने की बात हुई। तो साहब हाउ डिड दीज थिंग्स, ये चीजें कैसे कम हुई या घटित हुई? घटित हुई। तो यहाँ पे कम अबाउट आ जाएगा। जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं उनको ये बातें समझ में आ रही कि हाँ फ्रेजल वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे। हाँ सर, हाँ सर, यस सर। ठीक है, ओके ओके। बाकी तो उस तरह का और नहीं दिया है, सब यूज करके दिया है, ठीक है सर। ये याद करके हम भूल जाते हैं। हाँ सर फ्रेजल वर्ब याद होता है बट बाद में कुछ टाइम बाद भूल जाता है, उसको कैसे? आप एक बार बताइए, आप जब छोटी थी झुंझुना लेके कभी बजाती रही होंगी, उस समय कितने शब्द हिंदी के याद करी थी? हिंदी के या मदर टंग भोजपुरी के कुछ याद करी थी? नहीं। तो कैसे याद हो गया? बोले यूज करते हुए। क्या यूज करते हुए? तो मैं खुद भी कहता हूँ कि आप लोगों को रटना नहीं है, अपने जो नोट्स है उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। एक तरीका, उससे और बढ़िया तरीका, क्वालिटेटिव तरीका, आप जैसे 3-4 लोग हैं, 5-6 लोग, 10 लोग मिलके एक ग्रुप फॉर्म कर लीजिए, आधे घंटे का टाइम निकालिए, ठीक है, और आपस में ग्रुप डिस्कशन करिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से ज्यादा बेहतर प्रिपरेशन का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, जो मुझे लगता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एक ही तरीका है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई दिक्कत? पेज नंबर 2 पे आइए, पेज नंबर 2 पे आइए जरा, जो हमने अभी भेजा आपको एग्जाम क्वेश्चन की शीट, पेज नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। आई एम एग्जॉस्टेड, क्वेश्चन नंबर 5 मिला? यस सर। ठीक है, आई एम एग्जॉस्टेड, लेट्स कॉल इट, कॉल एट, कॉल ऑफ, कॉल इन। अगर मान लीजिए कि जो कॉल आपको जो उसमें ऑप्शन में दिया है वो कॉल ऑप्शन में ना देके फिल इन द ब्लैंक के पहले कॉल देता, तो फिर फिल इन द ब्लैंक पे भरने के लिए ऑप्शन आपको क्या मिलता है? इट मिलता, एट मिलता, ऑफ मिलता, इन मिलता। तो आपको लगता है ना कि इन, ऑफ, इट जो है एट देख करके लगता है कि प्रीपोजिशन है, लेकिन कॉल के साथ आया है, ठीक है। तो कॉल एट भी होता है, कॉल ऑफ भी होता है, कॉल इन भी होता है। अभी भी आपने पढ़ा, हाँ या ना? यस सर। क्या होगा अनीता मैडम बताइए? कॉल ऑफ होगा सर, कॉल ऑफ है, कॉल ऑफ होगा ना सर? कॉल ऑफ होगा? यस सर, कॉल ऑफ होना चाहिए। यस एनीवन? खैर आंसर सही नहीं है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, इसको एक बार चेक करिएगा आप लोग, ठीक है, ओके। तो यही तो कह रहा है मैं एग्जॉस्टेड, मतलब मैं थक चुका हूँ। मैडम आप इसको चेक कर लीजिएगा, आप लोग खास करके मैं आप पर्टिकुलरली अनिता मैडम आपकी बात कर रहा हूँ। आप इतनी एफिशिएंट है कि आप इसको पता कर सकती हैं कि आपने जो बोला है उसका क्या मीनिंग है और सेंटेंस क्या मीनिंग डिमांड कर रहा है, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आप इसको पता कर लेंगी, ठीक है। एक बार प्लीज अपने सेल्फ पे वेरीफाई करिए, क्योंकि अब आप लोग स्टूडेंट नहीं, आप लोग टीचर है ना। तो अगर मान लीजिए हमें कल को कोई लड़का क्लासरूम में कहता नहीं मैडम हमें नहीं सही समझ में आ रहा है, हमने यहाँ देखा था वहां देखा था, तो एक बार खुद से भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना अपने आप को कि एज ए टीचर क्या हम बच्चे को सही बता रहे हैं।
तो वो टेंडेंसी हमारे अंदर या वो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना, कि हम खुद भी क्रॉस चेक कर पाए अपने आप को, क्योंकि कोई दुनिया में परफेक्ट तो नहीं है ना मैं हूं ना और कोई है कि नहीं। ओके ओके सर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए, आपको क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। ठीक है, क्या कह रहा है, ही जनरली लुक्ड, लुक एक वर्ब है, तो लुक डाउन भी होता है, लुक आफ्टर भी होता है, लुक फॉर भी होता है, लुक अपॉन भी होता है ना, लेकिन जर्नली हम लोग आमतौर पे लुक आफ्टर ही पढ़े हैं। क्यों भाई? आफ्टर तो टू केयर होता है ना फिर। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे? लुक आफ्टर। लुक आफ्टर ना। नो सर। हाँ, सर डाउन है। ये देखिए, ये LOO के लुक आफ्टर, आप देख लीजिए, लुक अगर आफ्टर आप करती हैं AFTER आफ्टर, ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखिएगा, ब्लैंक पे तो इतना ही आपको दिया है ना, लेकिन अच्छा नहीं, सॉरी, लुक तो पहले हो गया, इधर देखिए लुक है कि लुक्ड है, हाँ? और ये ब्लैंक हो गया। तो हमारा एग्जाम में भी यही गलती हम लोग करते हैं, हमारा दिमाग सिर्फ ब्लैंक पे ही रहता है, और ब्लैंक पे एक ही वर्ड भरना है, लेकिन आगे ऑन दिया है, तो आप लोगों ने पढ़ा है लुक डाउन ऑन, तो देखिए यहाँ पे वर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। और लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को तुच्छ समझना, किसी को नीचा आंकना, किसी को कम आंकना, किसी को अंडर एस्टिमेट करना। ऑलराइट, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आप लोग ये कल यही लेकर के हम चलेंगे फ्रेजल वर्ब। आज हम लोग वो पैसेजेस कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है पैसेज सब लोग करके तैयार होंगे। यस सर। ओके।